Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Good morning, students. Welcome back to in science lecture. Today we are going to study about the chapter 10, gravitation. In the previous lecture of laws of motion, we were studied that the motion of an object and force as the causes of motions. A force is need to change the speed or direction of the motion of an object. ठीक है? When an object is dropped from the height, it falls towards the earth. जब भी हम लोग ऊपर से कोई भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करेंगे या कहीं से भी ड्रॉप करेंगे, फॉर एग्जांपल आई हैव अ रबर बैंड, यहाँ पे मैंने रबर बैंड लिया है, जैसे वो उस रबर बैंड को मैं ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ पे रखूँगी, उसको जब मैं फ्रीली फॉल करूँगी, एक हाइट से फॉल करूँगी, इट कम्स टूवर्ड्स द अर्थ, वो अर्थ की तरफ नीचे की तरफ आएगा. वी नो डेट ऑल द प्लैनेट्स गो अराउंड द सन. जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सारे के सारे सन के आजू बाजू. फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सन. All the planets they revolve around the suns. The moon goes around the earth. For example this is earth and the moon जो है वो उसके आजू बाजू जो है वो राउंड रिवॉल्विंग और रेवोल्यूशंस के साथ उसके आजू बाजू रिवॉल्विंग करेगा. In all these cases there must be some force of attraction on the objects, the planets and the moons. अब ये अर्थ के आजू बाजू जो है मून्स रिवॉल्विंग कर रहा है या सन के आजू बाजू जो प्लैनेट्स जो हैं वो पूरे इट गोस अराउंड द सन्स. ये क्यों है? इट मीन्स देयर इज सम फोर्स इन दोनों के बीच में. जैसे ये प्लैनेट्स हैं, ये कुछ भी सन, ये सन है, सन के आजू बाजू ये प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं सारे. तो ये एक देयर इज सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के बीच में, बिटवीन सन एंड प्लैनेट्स. यहाँ पे कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा ये जो इन दोनों को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन कर रहा है, एक दूसरे को खींच के रख रहा है. सो दिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रोटेशन ऑफ प्लैनेट्स और फॉर द रोटेशन ऑफ मून. सो दिस फोर्स इज नोन एज द ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स. यूनिवर्स के अंदर कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, उनके बीच में जो स्पेशल टाइप का फोर्स आएगा जो उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखा रहा है, इट इज़ कॉल्ड ग्रेविटेशन फोर्स. फॉर एग्जांपल अभी मैंने प्लैनेट्स का एग्जांपल लिया. जैसे ये सन था, ठीक है. सन जो है उसके आजू बाजू सारे प्लैनेट्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं. अब ये प्लैनेट्स उसके आजू बाजू जो रिवॉल्व कर रहे थे, इट मीन्स सन और इनके प्लैनेट्स के बीच में यहाँ पे कुछ फोर्स आएगा. ये फोर्स जो है इट इज़ नोन एज द ग्रेविटेशनल फोर्स अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो अभी हम लोगों ने स्टडी किया. सो ग्रेविटेशन फोर्स इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स. इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट द ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ये हमारे चैप्टर का नाम ही यही है, ग्रेविटेशन. तो ग्रेविटेशन से नाम से क्लियर हो रहा है. आपने प्रीवियस क्लासेस में भी 8th में भी पढ़ा था कि ग्रेविटी, वो न्यूटन का जो उसने वो डिस्कवरी किया था कि वो ट्री के नीचे बैठा था और एप्पल जो है इट फॉल्स ऑन हिम. उसके बाद उसने ये रिसर्च किया कि एप्पल जो है वो नीचे की तरफ ही क्यों आ रहा है, अर्थ के नीचे की तरफ, ऊपर की अपवर्ड पोजीशन पे क्यों नहीं जा रहा है. तो उसने फिर वहाँ से डिस्कवरी किया कि अर्थ के अंदर जो है एक स्पेशल टाइप का फोर्स है जो हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है. तो उसने उसका नाम दिया था फोर्स ऑफ ग्रेविटी. फोर्स ऑफ ग्रेविटी आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है. यहाँ पे हमारा टॉपिक जो है नेक्स्ट 10.1 पे जो स्टार्ट हो रहा है, इट इज़ ग्रेविटेशन. ग्रेविटेशन मीन्स अभी यहाँ पे एक यही एग्जांपल आपका न्यूटन का दिया हुआ है कि न्यूटन जो है इट्स सिटिंग अंडर द ट्री एन एप्पल फॉल इन दम. सो द फॉल ऑफ एन एप्पल मेड एन न्यूटन स्टार्ट थिंकिंग. उसके बाद उसने ये सोचा कि इफ़ द अर्थ कैन अट्रैक्ट एन एप्पल, कैन इट नॉट अट्रैक्ट द मून. अगर अर्थ जो है वो एप्पल को अगर अट्रैक्ट कर सकती है तो वो मून को अट्रैक्ट नहीं कर सकती है. इज देयर इज फोर्स ऑन बोथ द केसेस, कि एप्पल के केस में और मून के केस में दोनों में सेम फोर्स लग रहा है. सो उसके बाद उसने कंक्लूजन किया कि हाँ देयर इज सम टाइप ऑफ फोर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन दीज टू फैक्टर्स. दिस फोर्स इज नोन एज द ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही मून जो है वो अर्थ के साथ रिवॉल्विंग कर रहा है, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, और ग्रेविटेशन फोर्स के कारण ही एप्पल जो है इट मूव्स टूवर्ड्स द अर्थ. अब यहाँ से ये जो उसने अगर, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान में है
कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एक स्पेशल टाइप का फोर्स भी आता है कि किसी भी बॉडी को, किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में रिवॉल्विंग करने के लिए काम करवाता है. इट इज़ नोन एज द सेंट्रीपिटल फोर्स. नाम से पता चल रहा है सेंट्री मतलब सेंटर में जो फोर्स आएगा. द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी कॉजेज इट मूव इन अ सर्कुलर पाथ. वो फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी बॉडी के ऊपर परफॉर्म करेगी और उसको एक सर्कुलर पाथ में गोल गोल करके उसको घूमने के लिए हेल्प करवाएगी. इसके लिए हम लोग एक्टिविटी 10.1 देखो. 10.1 में ये सेम एग्जाम्पल हम लोगों ने मोशन वाले चैप्टर में भी क्लियर किया था, सर्कुलर पाथ वाले में, मोशन इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ. इसमें एक्टिविटी में है कि वो एक बॉय जो है उसके पास एक स्टोन है जो उसने थ्रेड के साथ टाई ऑफ किया है, और वो स्मॉल स्टोन जो उसने एक थ्रेड के साथ टाई ऑफ किया है उसको उसने मोशन के साथ घुमाना स्टार्ट किया. देन ही रिलीजेस द स्टोन. बिफोर रिलीजिंग द स्टोन मूव इन अ सर्कुलर पाथ. ये तो आप लोगों को पता है, आप घर पे प्रैक्टिकल करके देख सकते हो. एक थ्रेड ले लो, धागा ले लो, उसके साथ एक स्टोन को टाई ऑफ कर दो. उसके बाद उसको स्टोन को, थ्रेड को ऐसे धीरे 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 राउंड में, सर्कुलर में घुमाना स्टार्ट करो. उसके बाद उसका मूवमेंट जो है एकदम सर्कुलर पाथ में एकदम फास्ट आ जाएगा. ये क्यों हो रहा है? बिफोर, अभी जब तक आपने वो थ्रेड को छोड़ा नहीं है, द स्टोन मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद अ सर्टेन स्पीड एंड चेंज डायरेक्शन एट एवरी स्पीड. ये तो अंडरस्टूड था. ये हम लोगों ने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाले चैप्टर में भी किया था कि जैसे वो थ्रेड के साथ ऐसे करेगा, जितना थ्रेड जो है वो रिवॉल्विंग करेगा, हर डायरेक्शन पे उसका स्पीड जो है वो चेंज होगा. द चेंज इन द डायरेक्शन इन्वॉल्व द चेंज इन वेलोसिटी और एक्सीलरेशन. The force that causes this acceleration and keep the body moving along in a circular path is acting towards the center. अब जब वो राउंड राउंड पूरा सर्कुलर वो घुमा रहा है उस थ्रेड को, तो जितनी फोर्स है वो उसके सेंटर में आ रहा है. ठीक है. दिस सर्कुलर पाथ इज एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर. दिस फोर्स इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स. अब क्योंकि थ्रेड जो है वो अगर आप छोड़ भी देते तो भी थ्रेड जो है वो राउंड थोड़ी देर के लिए उसी मोशन में घूमेगा. तो वो क्यों हो रहा है? बिकॉज सेंट्रीपिटल फोर्स जो है उसके ऊपर एक्ट कर रहा है. सो द यहाँ से डेफिनेशन फिर से वापस क्लियर हो रहा है. द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी कॉज इट मूव इन अ सर्कुलर पाथ. एक ऐसी फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को एक सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए हेल्प करवाएगी. ग्रेविटेशन फोर्स क्या है? इट इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, खींचना. ये एक ऐसी फोर्स है जो किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे की तरफ खींचती है. फॉर एग्जाम्पल बिटवीन एप्पल एंड अर्थ, बिटवीन द प्लैनेट्स एंड सन, बिटवीन द मून एंड अर्थ. तो दो ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण एक दूसरे को अट्रैक्ट हो रहे हैं. दिस फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशन फोर्स. अब नेक्स्ट पेज पे है हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है ये आपका दिस वन, इसी के बेस के ऊपर हम लोग कंक्लूजन करेंगे. यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपका बुक में 10.1.1 पे है. यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. यूनिवर्सल मीन्स पूरे यूनिवर्स में ये जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है ये कांस्टेंट है. इसको हम लोग इसका पहले डेफिनेशन क्लियर करेंगे. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स. दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रहा है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमें पता है कि हम लोग साइंस में इस सिंबल से लिखेंगे. ठीक है. इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ में मैंने ऑब्जेक्ट ए लिए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बी है. ऑब्जेक्ट ए इज हैविंग द मास m, कैपिटल M, एंड ऑब्जेक्ट बी इट इज हैविंग द मास स्मॉल m. सो दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं. यहाँ पे सिंबल में मैंने आपको शो किया है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट बी जो है ऑब्जेक्ट ए को अट्रैक्ट कर रहे हैं. द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज सिम्बलाइज्ड एज स्मॉल d. So according to definition, the force of attraction between any two object is directly proportional to the product of their masses. यहाँ पे अभी हम लोग रुकेंगे. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट. दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो आ रही है वो किसके इक्वल है? इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस. वो फोर्स जो है उनके प्रोडक्ट ऑफ मासेस के इक्वल आएगा. ठीक है. प्रोडक्ट ऑफ मासेस मतलब फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट का मास m, सेकेंड ऑब्जेक्ट मास इज हैविंग स्मॉल m. सो यहाँ पे अगर हम लोग रफ में लिखें तो फर्स्ट अकॉर्डिंगली फोर्स जो है वो किसके इक्वल आएगा? लेट a एंड b आर द ऑब्जेक्ट्स. ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका मास हैविंग मास कैपिटल M एंड M, and distance between them is
बिटवीन देम, इन दोनों के बीच की दूरी इज d. लेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, ये क्या है? इट इज ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एफ. इसको हम लोग एफ से सिंबल देंगे. ये तो आप ये डायग्राम देख के अपनी लैंग्वेज में खुद भी लिख सकते हो. कम टू द डेरिवेशन नाउ अभी हम लोगों ने फर्स्ट डेफिनेशन किया है. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस. तो यहाँ पे हम लोग उन दोनों के प्रोडक्ट का मास कर लें. एफ इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस. फर्स्ट का मास एम था. यहाँ पे मैं रफ में फिर से डायग्राम बना रही हूँ ताकि क्लियर हो जाए. ये ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट बी, मास एम, फर्स्ट वन, मास बी, सॉरी दिस वन, ऑब्जेक्ट बी के लिए मास एम, डिस्टेंस इज गिवन डी. सो प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, ये हम लोगों ने फर्स्ट का किया. ठीक है. एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली होता है कि 1 अपॉन करके उल्टा करके जो हम लोग लिखते हैं, इट इज़ कॉल्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन, उनके बीच का जो डिस्टेंस आ रहा है उसका हम लोग उसको स्क्वायर करेंगे. सो सेकेंड इक्वेशन लिखें. सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. तो मैंने डिस्टेंस का स्क्वायर कर दिया और उसको इन्वर्सली प्रोपोर्शन कर दिया है यहाँ पे. एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन or inversely proportional to the square of distance between them. This is your equation number 2. So F is, ये first वाला आ गया. Force is proportional to product of their masses. Force is inversely proportional to the square of the distance between them. Therefore, क्योंकि ये भी force है, ये भी force है, इन दोनों, ये दोनों equation जो है equate हो जाएंगी. From equation number 1 and 2, इन दोनों को equate करोगे तो it becomes F is proportional to mass of first one object, mass of second object, this one, upon d square. यहाँ पे इतना सिंबल क्लियर होने के बाद हम लोग आगे, बट अब यहाँ पे प्रोपोर्शन का साइन हम लोग रिमूव करेंगे. बट F इज इक्वल टू, यहाँ पे प्रोपोर्शन का साइन हट जाएगा और यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म G आ जाएगा. ठीक है. M अपॉन, बिकॉज ग्रेविटेशन का यहाँ पे इन दोनों के ऊपर इफेक्ट आ रहा है. हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कर रहे हैं. यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के लिए हम लोगों ने यहाँ पे उसका प्रोपोर्शन का साइन आप रिमूव करोगे, वी कैन पुट, बट फोर्स, यहाँ पे प्रोपोर्शन का साइन रिमूव कर दिया, वी कैन पुट द इक्वल टू साइन. एफ इज इक्वल टू कैपिटल G, मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट, अपॉन स्क्वायर डिस्टेंस, where G is called the constant of proportionality, and it is known as universal constant. G जो है, it is known as the universal constant. So the value of G is fixed 6.673 into 10 power minus 11 Newton meter square kg minus 2. ये उसकी वैल्यूज़ है. 6.673 इंटू 10 पावर माइनस 11. न्यूमेरिकल्स में जब हम लोग कांस्टेंट G की वैल्यू पुट करनी है तो हम लोगों को यही नंबर पुट करना है. 6.67 तक भी पुट करोगे तो भी आंसर निकल आएगा. 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11. सो SI यूनिट इज इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर kg माइनस 2. तो यहाँ पे हमारा यूनिवर्सल लॉ ख़त्म हो गया है. फिर से रिपीट कर रही हूँ कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का, अगर फर्स्ट वाले का ऑब्जेक्ट का मास m है, सेकंड का ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल m, डिस्टेंस उन दोनों के बीच का दूरी दिया हुआ है, डिस्टेंस इज सिम्बोलाइज्ड एज स्मॉल d. सो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला, the force of attraction between the two object is directly proportional to the product of their masses. तो यहाँ पे हम लोगों ने उसका product of their masses कर लिया. And inversely proportional to the square of the distance between them. तो यहाँ पे हम लोगों ने inversely proportion कर लिया square of the distance between them. फिर इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग इक्वेट करेंगे. फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मास अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, बट F इज इक्वल टू, प्रोपोर्शन का साइन रिमूव करेंगे, F
force is equal to capital G m upon d square. Capital G is called constant of proportionality. It is also known as universal constant. Its value is fixed. 6.673 multiply 10 power minus 11 Newton meter square kg minus 2 is, and its SI unit is Newton meter per second. Oh sorry, Newton meter square kg minus 2. अब इसी के बेस के ऊपर बेटा नेक्स्ट पेज पे आपको एक नीचे एक न्यूमेरिकल दिया होगा, वो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं. एग्जाम्पल नंबर 10.1. चलो पहले एक काम करें, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के इसके यूजेस भी देख लेते हैं कि इसको हम लोग यूजेस मतलब ये इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हम लोग इसको अप्लाई कर रहे हैं इस लॉ को. यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है इसकी एप्लीकेशन जो है पेज नंबर 134. Importance of universal law of motion. Importance of universal law of motion. Number first, this force is universal law of gravitation. It is apply on the force that bind us to the earth. इसी लॉ के कारण हम लोग अर्थ के साथ नंबर फर्स्ट हम लोग अर्थ के साथ बाइंड हैं. अर्थ हमें अपनी तरफ खींच के रखती है. अच्छा, अभी यही एग्जांपल हम लोग अर्थ का और मून का ले सकते हैं. यहाँ पे मून था. इसी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के कारण ये अर्थ और मून एक दूसरे को अट्रैक्ट करें. अगर ये फोर्स जो है वो एकदम मीन्स इसके अर्थ के इन दोनों के बीच में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर फिनिश हो जाए तो उस केस में क्या होगा कि अर्थ जो है या मून जो है एकदम स्ट्रेट पाथ में स्टार्ट कर देगा. दिस वन फ्लो करना स्टार्ट करेगा. नाउ नेक्स्ट, अर्थ जो है हमें बाइंड करके रख रही है इसी फोर्स के कारण. नंबर सेकंड इसमें एग्जांपल दिया हुआ है द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ. यही एग्जांपल अब हम लोगों ने लिया कि मून और अर्थ जो है वो एक दूसरे के कारण यही यूनिवर्सल लॉ ऑफ के कारण एक दूसरे के साथ बाइंडिंग में है. द मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन. जितने भी प्लैनेट्स जो हैं सन के आजू बाजू जितने भी रिवॉल्विंग हो रहे हैं, अर्थ मरकरी वीनस अर्थ जितने भी हैं वो सब इसके कारण एक दूसरे के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण यूनिवर्सल लॉ के ऑफ ग्रेविटेशन के कारण एक दूसरे के साथ बाइंडिंग में है. एंड नंबर 4, द टाइड ड्यू टू द मून एंड सन्स. जितने भी टाइड्स आ रही हैं मून्स और सन्स की जितने भी वो चेंज हो रहे हैं इसी के कारण हो रहे हैं. ये तो थी इसकी इम्पोर्टेंट. अब एक हम लोग न्यूमेरिकल ले लेते हैं 10.1 पे. 10.1 यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का एक न्यूमेरिकल है. द मास ऑफ द अर्थ इज गिवन 6 into 10 power 20. Mass of earth is given 6 into 10 power 24 kg. The mass of the moon is given. Mass of moon is given, that is 7.4 into 10 power 22 kg. Distance between them, distance means d is given. How much? It is 3 into 8 4 into 10 power 5 kilometer. Now we have to calculate the force exerted by the earth on the moon. हमें F फाइंड करना है. ठीक है कि अर्थ और मून, अर्थ ने कितना फोर्स एग्जर्ट किया मून के ऊपर. और आपको G की वैल्यू जो है वो ब्रैकेट में गिवन है कि 6 into 7 into 10 power minus 11 पुट करनी है. सिंपल है सम, सिर्फ आपको फार्मूला पुट करना है. अभी हम लोगों ने फोर्स का फार्मूला किया था, क्या था ग्रेविटेशन लॉ का, कैपिटल G m अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर. कैपिटल M मीन्स मास ऑफ अर्थ, स्मॉल m मीन्स मास ऑफ मून. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ स्मॉल m. एंड डिस्टेंस इज दोनों के बीच का ये भी दिया है. तो इसमें सिर्फ आपको क्या करनी है, इसके अंदर इसकी वैल्यूज़ अप्लाई कर देनी है. सो वैल्यूज़ अप्लाई करने के बाद F इज इक्वल टू, टोटल आंसर यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास. F इज इक्वल टू G की जगह पे हमें ये वैल्यू पुट करनी 6 इंटू F इक्वल टू 6 इंटू 7 इंटू 10 पावर माइनस 11 इंटू मास ऑफ अर्थ. मास ऑफ अर्थ आपको गिवन है 6 इंटू 10 पावर 24. मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ मून इज गिवन 7 मल्टीप्लाई 4 इंटू 10 पावर 22 अपॉन डिस्टेंस इज गिवन 3 इंटू 8 4 इंटू 10 पावर 5 होल स्क्वायर. अब इस मतलब होल स्क्वायर मीन्स ये नंबर्स को आपको दो बार लिख के आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं. इसके बाद अभी क्या करना है, इनके डेसिमल्स रिमूव करो
24 और 22 की पावर्स को प्लस करके माइनस में से 11 माइनस करके, और ये पावर्स जो हैं ये भी ऊपर जाएंगी तो माइनस में आ जाएंगी. सो टोटल F इज इक्वल टू बिकम्स, टोटल आंसर इसके पास हमारे पास आ जाएगा इसका 2.02 इंटू 10 पावर 20 न्यूटन. तो ये हमारे पास टोटल फोर्स अप्लाई होने के बाद इतना निकला है 2.20 इंटू 10 पावर 20 न्यूटन. तो यहाँ तक हमारा बेटे ग्रेविटेशन फर्स्ट लॉ क्लियर हो गया है, सॉरी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्लियर. दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में अगर दूरी है तो वो लेनी है और उनके मास को प्रोटेक्ट करना है, और उसके डिस्टेंस को हम लोग इन्वर्सली स्केयर कर देंगे. सेंट्रीपिटल फोर्स, एक सर्कुलर पाथ में जो भी फोर्स आ रहा है जो सेंटर में उसको अप्लाई होगा, डेट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स. ग्रेविटेशन फोर्स, दो ऑब्जेक्ट्स को जो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन कर रहा है, दिस टाइप ऑफ फोर्स इज नोन एज द ग्रेविटेशन फोर्स. उसकी एप्लीकेशन आज हम लोगों ने यहाँ पे की है कि अर्थ को बाइंड कर रहे हैं, मून और अर्थ के बीच में बॉन्डिंग कर रहे हैं, मून और अर्थ के बीच में बॉन्डिंग है. नंबर थर्ड, हम लोग जो अर्थ के ऊपर वो चल पा रहे हैं, ये फर्स्ट वाला एग्जांपल था. उसके बाद जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के आजू बाजू जो रिवॉल्व कर रहे हैं उसकी एग्जांपल है. इसी कारण हो रहा है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. एंड नंबर फोर्थ, द टाइड्स दे अकर्स ड्यू टू द मोशन ऑफ मून एंड सन. तो ये चार एप्लीकेशंस हैं, या ये जो चार जो हैं ये फिनोमेना है जो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को हम लोग सक्सेसफुली इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टॉपिक फिनिश हो रहा है ग्रेविटेशन. आज हम लोग ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किया, उसकी इंपॉर्टेंस की एंड न्यूमेरिकल्स किए. आपको ये सारे जो है नोटबुक्स में लिखने हैं. नेक्स्ट लेक्चर हमारा आ रहा है फ्री फॉल, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. तब तक आप ये सारे जितने भी डेफिनेशन आज दो हम लोगों ने किए हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन विद फार्मूला एंड न्यूमेरिकल्स, यू हैव टू राइट इन अ नोटबुक. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फ्री फॉल का कंटिन्यू करेंगे. टिल देन, गुड बाय.